नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राज्य की बीजेपी में बड़ा चेहरा कौन है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच लड़ाई चल रही है, क्योंकि राज्य की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अपनी नेता के पक्ष में जोरदार लॉबिंग की हुई है। वसुंधरा बीते कुछ महीनों से राजस्थान बीजेपी में उनके विरोधियों को अहम पद दिए जाने से नाराज हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों ने इन दिनों वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान का गठन किया है, जिस पर राज्य बीजेपी के दूसरे नेताओं ने ऐतराज जताया है। राज्य के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी इस बात का प्रचार किया हुआ है कि वह राज्य बीजेपी में सबसे बड़ी नेता हैं और 2023 में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी हैं। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में भी सोशल मीडिया पर उनके समर्थक प्रचार कर रहे हैं और उन्हें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश में अब हिंदू मंदिर और उन पर होने वाले हमले राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी की ओर से राज्य सरकार पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाए जाने के बाद अब पुलिस कह रही है कि कई जगहों पर यह काम उसके कार्यकर्ताओं ने ही किया है। आंध्र प्रदेश के पुलिस उप महानिदेशक गौतम सावंग ने कहा है कि मंदिर तोड़े जाने के 9 मामलों में टीडीपी के 15 और बीजेपी के 4 कार्यकर्ता शामिल हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों ने मंदिर से जुड़ी झूठी खबरें भी प्रचारित की हैं। डीजीपी सावंग ने कहा कि मंदिर तोड़ने, मूर्तियां तोड़ने और मूर्तियां चुराने वगैरह के 44 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 29 मामलों की जांच की जा चुकी है और शेष मामलों की जांच की जा रही है। 2 बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व बीजेपी नेता राम बिहारी राठौर के खिलाफ अब यूपी पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है, क्योंकि इसी नेता द्वारा 4 और नाबालिगों को हवस का शिकार बनाए जाने का खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जालौन पुलिस अधीक्षक यशबीर सिंह का कहना है कि 4 और नाबालिगों की अब तक पहचान की जा चुकी है और उनको बुलाया गया है। हम मामले में आगे की जांच के लिए एक और मामला दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। राम बिहारी राठौर एक कानूनगो था जिसने रिटायरमेंट के बाद 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया और बीजेपी के जिले के उच्च नेताओं ने राम बिहारी से पल्ला झाड़ लिया और गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। देश में आज यानी 16 जनवरी से टीकाकरण यानी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया और राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इसकी कमान संभाली। मोदी ने इस मौके पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैज्ञानिकों की तारीफ की और वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। उन्होंने इस मौके पर दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया और कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी चीजों का पालन करते रहना है। इसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। देश में आज से शुरू हुए टीकाकरण में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाकर देश को संदेश दिया कि कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और असरकारक है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस टीके का निर्माण किया है और इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। इसी बीच हरियाणा के कैथल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान मौके पर आने वाले स्थानीय बीजेपी विधायक लीलाराम का किसानों ने विरोध किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उनका विरोध किया और साथ ही ये भी मांग की कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हरियाणा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को लगाई जाए, उसके बाद बाकी आम लोगों को लगाई जाए। आज तक के मुताबिक ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन और अन्य मेडिकल सामान वापस भिजवा दिया और स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन सेंटर से भगा दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को समन जारी किया है। ये समन प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के एक नेता गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में किया गया है। बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी भी उन किसान संगठनों में शामिल है जो सरकार के साथ कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं। और समन के बाद बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि सरकार किसान आंदोलन को पटरी से उतारना चाहती है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अब एनआईए के जरिए। एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विदेशों से पैसा खालिस्तानी समर्थकों के लिए भेजा जा रहा है। बता दें, सिरसा के अलावा भी कई किसान नेताओं को यह समन जारी किया गया है। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव किया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं।
इस बीच लाखों लोगों द्वारा सिग्नल डाउनलोड करने की वजह से इसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। सिग्नल ने ट्विटर पर इसकी सूचना दी। कंपनी ने कहा है कि वो इसकी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर रही है। कई सिग्नल यूजर्स ने बताया कि उन्हें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से शनिवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। बता दें कि बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। टीआरपी स्कैम मामले में आरोपी रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व प्रमुख पार्थोदास गुप्ता को शुक्रवार शाम को आईसीयू में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि पार्थोदास गुप्ता ने अपनी डायबिटीज की दवा नहीं ली, जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ गया और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें, रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की वायरल चैट में अर्नब पार्थोदास गुप्ता से ही बातचीत कर रहे थे और उसमें पार्थो भी अर्नब से अपनी नौकरी को लेकर सिफारिश लगाते हुए देखे गए और टीआरपी रेटिंग में गड़बड़ी करने की बातें भी साफ हो गई। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,42,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,11,000 के पार हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण चाय के बाद का खेल नहीं हो पाया। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 369 से 307 रन पीछे है। रविवार को तीसरे दिन खेल आधा घंटा जल्दी शुरू होगा, यानी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से खेला जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।